all, how's my juniors doing? I hope you all are doing super well और बढ़िया से एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो अगर कॉलेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो, बिकॉज इस चैनल पे आपको सिर्फ वन शॉट नहीं मिल रही होंगी, वो सारी ट्रिक्स और टिप्स बताई जा रही होंगी जिससे कि आप एक अच्छी जीपीएस स्कोर कर सकते हो। पूरी रोड मैप दी जा रही होंगी एंड टॉपिक की लिस्ट दी जा रही होगी जहां से आपका पेपर बन के आता है। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, बिकॉज इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवाया जा रहा होगा बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे टॉपिक्स। तो अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हो या सब पढ़ के बैठे हो, सिर्फ रीजन करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है ना, आपको मिल जा रहा होगा मस्ट डू टॉपिक्स की लिस्ट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की लिस्ट, पीवाईक्यूज की लिस्ट, इस वीडियो में यूज हुए हुए नोट्स की लिस्ट और भी बहुत कुछ चीट शीट तक प्रोवाइड करवाई जा रही होंगी। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने नालायक दोस्तों को भी भेज देना कि उनकी भी अच्छी जीपीए आ जा रही हो। सब्सक्राइब कर दोगे तो लाइक जरूर कर देना, बिकॉज वी विल बी कंप्लीटिंग 15,000 सब्सक्राइबर विद योर हेल्प इन दिस दिसंबर एंड साथ में मिलकर केक काट रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो अच्छे नंबर लाइए जिससे कि हम आपको माइक्रोसॉफ्ट इनवाइट कर रहे हो फॉर द मीटअप एंड केक कटिंग ऑफ 15,000 सब्सक्राइबर्स। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। 3, 2, 1. Action. Well. How's the juniors doing? Hi everyone, welcome back to F50. So in this video, we are going to see some must-do topics of design and algorithm analysis. So first unit में हमारे कुछ important topics हैं, which I think and most of the topics are repeated. तो ये जो topics मैं आपको बता रही हूँ, they are like 70 to 80% there are chances कि हाँ वो आ सकते हैं। तो मैं ज्यादा कुछ इधर उधर की टॉपिक्स नहीं बताऊंगी so that आपका टाइम वेस्ट ना हो। And let's get started. So first of all, in unit 1 we have recurrence relations. So recurrence relations के हमें maximum questions करने हैं, which जो हमने substitution method से किए थे one shot में and Master's theorem से किए थे. Second one is Master's theorem, which is very important, like इतना ज्यादा important. तो मास्टर्स थ्योरम में सीधा सीधा आपका क्वेश्चन आ सकता है, लाइक एक्सप्लेन मास्टर्स थ्योरम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल और प्रूफ मास्टर्स थ्योरम। तो यू नो हाउ यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा अटेंशन टू दिस। नेक्स्ट वी हैव सॉर्टिंग क्वेश्चंस, लाइक सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्विक क्विक क्या होता है वो, क्विक सॉर्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर सिलेक्शन सॉर्ट से करो, इंसर्शन सॉर्ट से करो। तो ये सब आपको दे सकता है, लाइक काउंटिंग सॉर्ट भी पढ़ लेना, वो भी आ सकता है उसका सीधे सीधे क्वेश्चन इन सॉर्टिंग। ओके, नेक्स्ट वी हैव सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। सीधा सीधा आपको क्या पूछ लेंगे कि एक्सप्लेन सिलेक्शन सॉर्ट एंड विद एल्गोरिथम एंड ऑल्सो डिफाइन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये क्वेश्चन आपको सीधा आ जाएगा। ये इसमें मोस्टली इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इन सब का ही आपको एल्गोरिथम और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछते हैं। तो गिव एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू दीज टॉपिक्स। ओके, तो नेक्स्ट वी हैव लीनियर सर्च विद एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के साथ करनी है। एल्गोरिथम भले ही आपको लाइक बहुत ही अच्छे से रटनी पड़ जाए, जब उसको भले ही रटना पड़े, रट लो उसको, क्योंकि वो 100% एल्गोरिथम तो आएगी ही, स्पेशली फॉर सॉर्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेन डिवाइड एंड कॉन्कर। ये मेरी तरफ से मैं बोलूंगी कि ये 90% आएगा, 100% नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर गलती से भी नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो 90% मेरी तरफ से, चलो 90 से 95 ले लेते हैं कि ये आएगा। अब अगर नहीं आया तो वो 5%। तो 90 से 95% चांसेस है कि डिवाइड एंड कॉन्कर सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्सप्लेन डिवाइड एंड कॉन्कर, या फिर आपसे बोल देंगे कि डिवाइड एंड कॉन्कर डिफरेंशिएट करो। तो मैंने यहाँ पे इसमें डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन भी डाल दिया। ये देखो, डिवाइड एंड कॉन्कर और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आपको डिफरेंस बताना है, तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। नेक्स्ट वी हैव पहला जो आपका सेक्शन आता है 2.5 मार्क्स का या 2 मार्क्स का, वो जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपका ये क्वेश्चन आता ही है। एक क्वेश्चन आएगा कि या तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती है पूरा वो एक्सप्लेन कर दो, या फिर बिग ओ नोटेशन और थीटा नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, ये सब क्या होती है ये सब एक्सप्लेन कर दो अलग अलग, या फिर उनमें से एक पूछ लिया या दो पूछ लिए, इस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट फॉर द यूनिट 2 वी हैव ग्रीडीज मेथड, okay, which is very important. Next we have fractional and 0 1 knapsack problem. In both of these अगर
पूछो कि इन दोनों में से भी कोई एक इम्पोर्टेंट बता दो दीदी, तो इसमें 0 to 1 नैपसेक के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट वी हैव हफमैन ट्री विद एल्गोरिदम। इसको एल्गोरिदम के साथ पढ़ना। हफमैन ट्री हमने बनाना वन शॉट में पूरा सीखा है, एंड दोज हु हैव नॉट गॉन थ्रू दैट वीडियो नाउ, तो आप उस वीडियो को परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव प्रिम्स एंड डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिदम एंड उसके क्वेश्चंस। एंड क्वीन प्रॉब्लम जो हमने बैक ट्रैकिंग में देखा था, 8 क्वीन प्रॉब्लम आपके में दिए हुए हैं, तो उसको अच्छे से देख लेना क्योंकि ये आता ही है। ठीक है। फ्लॉयड वार्शल और बेलमैन फोर्ड, इन दोनों में से कोई एक पूछ लेगा, दोनों तो नहीं आएंगे। देर आर चांसेस दोनों आ जाए, बट दोनों नहीं, कोई दोनों में से कोई एक आ जाएगा। देर आर चांसेस कि फ्लॉयड वार्शल ज्यादा आएगा क्योंकि वो मोस्टली रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव, ये तो आना ही है, ये तो मेरी तरफ से फिर से 90 to 95%, चलो 85 to 90% इसके चांसेस है कि ये आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक एंड ग्रीडी अप्रोच, या फिर डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव क्रुशकल एल्गोरिदम। ये भी अच्छे से पढ़ लेना, इसमें भी डिफरेंशिएट आ सकता है, लाइक क्रुशकल और प्रिम्स एल्गोरिदम में आपसे डिफरेंशिएट पूछ लेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स विच यू शुड गो थ्रू 110%, क्योंकि अगर ये टॉपिक्स करके चले जाओ तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। So let's do some top 25 questions जिसके chances हैं आपके एग्जाम में आने के। Okay, so first of all we have big omega notation. Define big omega notation. तो इसमें आपको क्या करना है, बेस्ट केस सिनेरियो होता है ये। ठीक है, इसमें हम क्या लेते हैं, इसको इस फंक्शन से डिनोट करते हैं, किस तरीके से, ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। इसका पूरे फंक्शन को किस तरीके से बोलते हैं कि एफ ऑफ एन, यहाँ पे थोड़ी लिखने में दिक्कत हो रही है तो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी डॉट, जहां पर सी जो है वो हमारा क्या होता था, याद करो, कांस्टेंट। ओके, सी डॉट जी ऑफ एन, इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते थे फंक्शन को। नेक्स्ट, इसमें हम क्या लेते थे, ये जरूर लिख कर आना कि हम इसमें क्या लेते थे, लोअर बाउंड लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट कर देना किस तरीके से, इसको लाइक आप किस तरीके से याद कर सकते हो, इसमें कुछ की पॉइंट्स उठा लो और उन की पॉइंट्स को के हिसाब से याद रखो। अब डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में हम क्या करते थे, एक तो हम क्या करते थे, इसमें प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम्स को, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड तो दोनों में करते थे, इसमें भी हम डिवाइड कर रहे थे बड़ी प्रॉब्लम को, इसमें भी डिवाइड कर रहे हैं। फिर हमको क्या मिलती थी, सब प्रॉब्लम्स, इसमें भी मिलती थी और इसमें भी हमको सब प्रॉब्लम्स मिलती थी। अब उन सब प्रॉब्लम्स में क्या प्रॉपर्टीज आती थी, हम उसमें डिफरेंशिएट कर देंगे। अब इसमें क्या होता है डिवाइड एंड कॉन्कर में, कि जो सब प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या होती है, लेस इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, दे आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एंड उसकी वजह से क्या होता है, वो ओवरलैप कर जाती है। ठीक है, द सब प्रॉब्लम्स आर सॉल्व रिकर्सिवली, मतलब रिकर्सिवली अगेन एंड अगेन उन सब प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है अंटिल द इंस्टेंस आर स्मॉल इनफ टू सॉल्व इजीली, जब तक हमें जो प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व होने तक वो इंस्टेंस ना मिल जाए। इसमें क्या होता है, एज सब प्रॉब्लम्स आर शेयर्ड इट इज सॉल्व जस्ट वंस। ठीक है, और हमें एक बार सॉल्व करके जो एक सोल्यूशन मिला, हम उसी को क्या करते हैं, उसी के लिए हम आगे बढ़ते हैं, उसी सोल्यूशन को उठा के हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, इट मे और मे नॉट प्रोवाइड एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हमको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलता है, जैसे कि नैपसेक में हमको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इट यूजेस टॉप डाउन अप्रोच। इसमें क्या होता है, हम ऊपर से नीचे तक ऐसे इस अप्रोच को फॉलो करते हैं, जबकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम बॉटम टू अप की अप्रोच को फॉलो करते हैं। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम फॉलोज डिवाइड एंड कॉन्कर, ये आप एग्जांपल में लिख सकते हो। ठीक है, और इसमें आ गया फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, लो फ्लॉयड वार्शल आ गया। फ्लॉयड वार्शल अच्छे से करके जाना, इसकी एल्गोरिथम और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ लेना एक बार कि क्या चीज किस तरीके से होती है। ठीक है, फ्लॉयड वार्शल के डायरेक्ट देयर आर चांसेस कि सीधा क्वेश्चन ही आए, एल्गोरिथम में भी आ सकती है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप याद करके चले जाना कि होती क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें हम करते क्या थे कि जैसे मान लो हमें कोई ये पाथ दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें जैसे मान लो जो डायरेक्ट पाथ है, जो जैसे ये वाला जो है, ये से 2 से कनेक्टेड है, तो यहाँ तो हमने हो गया, इसका डिस्टेंस हमें पता चल गया 8, और जिसका डिस्टेंस हमें नहीं पता है वहां पर हम क्या कर देंगे, सबसे पहले तो इनफाइनाइट रख देंगे, और जिसका जैसे 1 से 1 का तो कोई डिस्टेंस ही नहीं होगा, तो वहां पर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस में, या तो हमने पहला स्टेप हमारा था डायरेक्ट पाथ, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 को इंक्लूड करेंगे। अब हम वाया 1 जा सकते हैं किसी भी नोड पे अगर हमें जाना हो तो। अब पहले स्टेप हमारा क्या होना चाहिए हर किसी में, कि जो जैसे मान लो हमने यहाँ पे D0 था,
तो हमने ये और ये सेम रखा था। ठीक है, किस तरीके से, मान लो हमारा जो, जैसे आपने 0 8 ∞ 1, 0 8 ∞ 1 और ये 0 ∞ 4 ∞, ये क्या है हमारा, सेम ही रहेगा, ये चीज चेंज नहीं होगी। अब क्या करेंगे, वाया वन, मतलब अब हम वन को इंक्लूड कर सकते हैं हमारे जो पाथ, हम शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहे हैं। ठीक है, अब जो चेंज आएगा बाकी सब तो वैसे ही लिख लेंगे, लेकिन जो हमारा पाथ चेंज होगा उसमें, उसको हम क्या करेंगे, अलग चीज से, मतलब सर्कल से डिनोट कर देंगे कि हाँ ये हमारा चेंज हुआ है। अब जैसे 3 से 4 जाने का, 3 से 4 जाने का मेरा तरीका क्या था, कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है 3 से 4 जाने का, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम वन के थ्रू जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, 3 to 1, 1 to 4, इस तरीके से मुझे क्या मिल गया, रास्ता मिल गया। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, 4 + 1 = 5, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 5, बाकी सब मेरा वैसे ही होगा। कैलकुलेट आपको सारे करने हैं, लाइक 4 1 4 2 4 3 4 4, ये सारा आपको कैलकुलेट करना है। बस देखना आपको क्या है कि चेंज कहाँ आया। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलर इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते जाओगे, एंड में आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज हफमैन एल्गोरिदम। हफमैन एल्गोरिदम हमने पढ़ी थी। हफमैन एल्गोरिदम क्या होता था हमारा, हम जो हफमैन ट्री बनाते थे, याद करो। हफमैन ट्री में हम क्या करते थे कि हफमैन ने हमारा क्या किया था कि जो हमारी जो एल्गोरिदम्स हैं उनको कम कंप्रेस हम किस तरीके से कर सकते हैं कि हमारी जो वो मेमोरी स्पेस है वो कम ले। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई वेरिएबल लेंथ का कोड है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से उसके साइज को डिक्रीज कर दें कि वो मेमोरी स्पेस कम ले। तो ये हमें किसने बताया था, हफमैन ने बताया था एक तरीका। ठीक है, अब जैसे मान लो ये हमको क्या दिए थे, कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, ये कितने टाइम्स ये कैरेक्टर्स रिपीट कर रहे हैं वो दिया हुआ है, और इसको हमने सबसे पहले क्या किया, बाइट्स में, 3 बाइट्स में हमने इसको डिनोट कर लिया है। लेकिन अगर हम इसको एसकाई वैल्यूज से डिनोट करेंगे तो ये ज्यादा स्पेस ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर अगर हम इनका हफमैन ट्री बना दें, हफमैन ट्री मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे छोटा जो फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट है उसको उठाएंगे। ठीक है, छोटा वाला लिखेंगे राइट साइड पे और बड़ा वाला लिखेंगे लेफ्ट साइड पे। जैसे यहाँ पर ई है और एफ है, यही दोनों सबसे छोटे हैं, मतलब 3 और 2। सबसे छोटा है ई मतलब एफ, उसके बाद है ई, तो हमने इन दोनों को लिखा। सिमिलरली हम इन दोनों को क्या करेंगे, एड ऑन कर देंगे, 3 + 2 = 5। 5 के बाद हमारा क्या आ गया, 5 जैसा हमारा क्या है यहाँ पर, डी। डी भी हमारा 5 है, तो क्या करेंगे, हम डी को यहाँ पर लिख देंगे। सिमिलरली इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे, 10 आ गया। 10 जैसा हमारा क्या है, बी, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, बी। इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारा कितना ना मिल जाए, 100 ना मिल जाए। 100 हमें क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता था कि टोटल कैरेक्टर्स का काउंट हमारा 100 है, तो वो भी हमारा क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। सिमिलरली इसके बाद हमने क्या किया, जहाँ पर बड़ी डिजिट है, मतलब जहाँ पर बड़ी फ्रिक्वेंसी वाला एलिमेंट है, वहां पर हमने वैल्यू दिया उसके रूट को 1, और जहां पर छोटा है उसको दिया 0। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे आगे, कि जैसे मान लो ए है, अब ए को मैंने डिनोट करा था, मतलब ए हमारा कहाँ है, यहाँ पर, ये रहा। अब 100 से ए तक का आने का रास्ता, उसमें जितनी भी हमारी ये बिट्स पड़ रही हैं बीच में, उसको हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। अब 100 से 0, मतलब ऊपर से यहाँ आने में कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 0 लिख दिया। 0, अब मेरा ए कितनी बार आ रहा है, सिर्फ ओनली 50 टाइम्स आ रहा है मेरा ए, तो क्या करेंगे, 50 × 1। ठीक है, नेक्स्ट हम सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे, बी का निकाल लेंगे। ठीक है, बी कितनी बार आ रहा है हमारा, 10 बार आ रहा है। ठीक है, अब 10 बार आ रहा है तो 10 × 3, क्योंकि बी हमारा कहाँ पर है, बी हमारा देखो यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब यहाँ 1 2 3, तो कितनी बार आए हम, 3 बार आए। ठीक है, और बी हमारा कितने में है, 10, तो ये कितना हो गया, 30। तो इस तरीके से हम इसको सिमिलरली सारे जो कैरेक्टर्स हैं उन सबको इस यहाँ पर निकाल लेंगे, और फिर क्या करेंगे, लास्ट में सबको सारी जो बाइट्स हमारी आएंगी उन सबको ऐड ऑन करेंगे, और ये देखो कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया। यहाँ पर हमारा आ रहा था 300 700, यहाँ पर आ गया 185 बिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, इसको हाफमैन ट्री को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिम्स एल्गोरिदम एंड क्रुश्कल्स एल्गोरिदम। अच्छा, ये अभी बाकी है। एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल एंड हाउ इट फॉलोज ग्रीडी अप्रोच। ग्रीडी अप्रोच में हम क्या करते थे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते थे, सबसे छोटा वैल्यू, मतलब सबसे जो फीजिबल सॉल्यूशन हमारे पास होगा, हम उसको क्या करेंगे, उसको उठा लेंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे। सिमिलरली हम हफमैन में क्या कर रहे थे, जिसका एलिमेंट का, जिस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा छोटा था, हम उसको उठा रहे थे सबसे पहले, और फिर उसके थ्रू हम आगे उसको ऐड ऑन कर करके हफमैन ट्री बना रहे थे।
तो इसमें हमारा सिमिलरिटी क्या आ गया ग्रीडी अप्रोच के साथ, कि हम इसमें क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नोड को पिक करते हैं। ठीक है, इसमें प्रिम्स एल्गोरिदम और पुष्कल्स एल्गोरिदम डिफरेंशिएट आ गया, ये देखो। इन डिफरेंशिएट को आप एक बार पढ़ लेना, अच्छे से याद करके जाना, समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं रिपीट करूंगी तो उसमें फालतू में टाइम जाएगा। हल्का सा एक आइडिया दे देती हूँ कि टाइप ऑफ ग्राफ ट्रेवर्सल इसमें क्या होता है, वर्क्स लाइक, ये प्रिम्स एल्गोरिदम किसकी तरह काम करता है, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम की तरह काम करता है। जबकि क्रुशिकल क्या करता है, वर्क्स लाइक ग्रीडी एज सिलेक्शन। ठीक है, अप्रोच हमारा इसका क्या होता है, वर्टेक्स बेस्ड होता है, मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है, वर्टेक्स का, और उसमें क्या ऐड करते जाते हैं, हम एजेस को ऐड करते जाते हैं। इसमें ये क्या होता है, एजेस बेस्ड होता है, मतलब हम एजेस से स्टार्ट करते हैं और फिर कंपोनेंट्स को, मतलब जितनी भी हमारी वर्टिसेस है वो कनेक्ट होती जाती है। डेटा स्ट्रक्चर क्या कौन सा यूज होता है इसमें, हम ये यूज करते हैं प्रायोरिटी क्यू या फिर मिनिमम हीप, मिन हीप, एंड और क्या यूज करते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी बनाते हैं हम इसमें। इसमें हम क्या यूज कर रहे हो, डिस्टेंट सेट, डिस्टेंट सेट में मतलब यूनियन और फाइंड करके जो हम लोग फंक्शन हमने पढ़े थे वो सब यूज करते हैं हम इसमें। ये किसके लिए बेस्ट काम करता है, डेंस ग्राफ के लिए यूज होता है, जिसमें बहुत सारी एजेस होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफ होता है। इसमें क्या होता है, फ्यूअर एजेस के लिए, मतलब स्पार्स ग्राफ्स के लिए यूज होता है। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये लिखी हुई है, कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ लेना, ये सारे पॉइंट्स भी एक बार देख लेना। नेक्स्ट वी हैव कंपेयर मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट में डिफरेंसेस मैंने आपको ये बताए हुए हैं कि मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट में डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो आप इसमें क्या क्या लिख सकते हो। सबसे पहले तो आप इसकी अप्रोच लिख देना कि मतलब मर्ज सॉर्ट जो है वो हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड होता है, और क्विक सॉर्ट भी हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड होता है। ये कोई डिफरेंस नहीं है, ये थोड़ा सा सिमिलैरिटी मैंने बता दी है। ठीक है, इसका और क्या हम लिख सकते हैं कि हाँ, आप इसके एल्गोरिदम बता देना कि ये किस तरीके से काम करता है। मतलब मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते हैं कि एग्जैक्टली हम टू हाफ्स में अपनी एरे को डिवाइड करते थे, याद है ना, डिवाइड करते थे और फिर उसको फर्दर आगे प्रोसीड करते थे, और एंड में जाके हम उसे मर्ज कर देते थे, है ना। हम तब तक उसको डिवाइड करते थे जब तक एक एलिमेंट ना बचे, और जब एक मिलता था हम उसको क्या करते थे, मर्ज करते थे, और फिर ऊपर तक चलते चले जाते थे। जबकि हमारा क्विक सॉर्ट में क्या हो रहा था, क्विक सॉर्ट में हमारा, हम पहले पाइवट सिलेक्ट करते थे और पाइवट के थ्रू हम उसको रिकर्सिवली सॉल्व करते थे। ठीक है, मर्ज सॉर्ट में और आप लिख सकते हो कि मर्ज सॉर्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और क्विक सॉर्ट की कम होती है। ठीक है, ये लिख देना। बाकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की सेम ही होती है, बिग ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, एवरेज, इसकी बेस्ट केस जो का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती थी वो सेम होती थी, मर्ज सॉर्ट की भी बिग ऑफ एन लॉग एन होती है और क्विक सॉर्ट की भी। और अगर हम बात करें कि वर्स्ट केस की, तो वर्स्ट केस में हमारा एन लॉग एन, बिग ऑफ एन लॉग एन होती थी मर्ज सॉर्ट की, और क्विक सॉर्ट की हमारी क्या हो जाती थी, बिग ऑफ एन स्क्वायर। अब बिग ऑफ एन स्क्वायर किस तरीके किस लिए हो जाती थी, कि जो हमारा जो पार्टीशन है, जो मतलब हम जो पाइवट सिलेक्ट कर रहे हैं, वो या तो क्या हो गया, बहुत ही सबसे स्मॉलेस्ट आइटम हमारा पाइवट बन गया, या फिर हमारा सबसे ग्रेटेस्ट आइटम बन गया है। तो ये हमने अपने वन शॉट में कवर कर रखा है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है कि मैं उसको अभी फिर से एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, जो हमारा मर्ज सॉर्ट होता है वो इजी टू एक्सप्लेन, मतलब इजी टू इम्प्लीमेंट होता है, इजियर होता है। जबकि क्विक सॉर्ट क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये सारे आप पॉइंट्स लिख दोगे तो इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव ग्रीडी अप्रोच। ग्रीडी अप्रोच मैंने यहाँ पर बताई थी, देखो ये है ग्रीडी अप्रोच। ग्रीडी अप्रोच में हम क्या करते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा जो फीजिबल हमारा सोल्यूशन होता है हम उसको पिक करते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वो भी यहाँ पे मैंने बताई हुई है, तो वो भी आप एक बार देख लेना पीडीएफ में। ठीक है, व्हाट इज हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम। हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम क्या होती थी हमारी, कि हम क्या करते थे, कोशिश करते थे कि हम एक एक करके सारे पूरा जो हमारा वो है, जो हमारा पूरा जो ग्राफ दे रखा है, पूरा साइकिल है, उसमें हम क्या कर जाए, एक एक करके सारी हमारी जो वर्टेक्स है उन सब पे हम क्या कर जाए, ट्रैवर्स कर जाए, और वापस से घूमकर हमारी इनिशियल पोजीशन पर आ जाए। ये देखो, जैसे मान लो हमने 1 से शुरू करा, अब 1 से हम 2 पर गए, 3 पर गए, 4 पर गए, 5 पर गए, और फिर वापस 1 पर आ गए। कोई भी एजेस हमारी रिपीट नहीं हो रही है, हम कहीं पे भी दोबारा से अगेन एंड अगेन ट्रैवर्स नहीं कर रहे हैं। फिर हम क्या करते थे, इसका ट्री भी बना सकते हैं। इसको ट्री की हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मतलब जैसे मान लो ये 1 है, अब 1 से मेरी साइकिल कहाँ जा रही है, एक तो पाथ मेरा 2 पे जा रहा है, एक मेरा 5 पे जा रहा है, तो मैंने वो शो कर दिया कि 2 और 5। 2 से मेरा कहाँ जा रहा है, 2 से मैं जा सकती हूँ 3 पे और 4 पे, तो मैंने 3 और 4 शो कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो है ये काम करता है। ठीक है, तो ये आप शो कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और एग्जामिनर अच्छे से चेक कर पाए कि मतलब उसे आंसर पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। आपने डायग्राम से दिखा दिया, उसने डायग्राम देख लिया, उसने कहा हाँ इस बच्चे को तो आता है। तो इससे क्या होगा,
एग्जामिनर का टाइम सेव होगा और आपका भी मार्क्स मिल जाएंगे आपको, दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफाइन वेरियस एसिम्प्टोटिक नोटेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड मैथमेटिकल फंक्शन। ग्राफ जो दिए हुए हैं वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना, मतलब ग्राफ सिर्फ आपको शो करना है कि हाँ ये वर्स्ट केस दिखा रहा है, ये बेस्ट केस दिखा रहा है, आप ये शो कर देना, इनफ है। ठीक है, बाकी आप सारी सभी के फंक्शंस लिखना, सभी की क्या लिख सकते हो आप, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लिखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एसिम्प्टोटिक नोटेशन। 100% क्वेश्चन आना है मेरी तरफ से, 100% नहीं, 95% है कि क्वेश्चन आएगा ही एसिम्प्टोटिक नोटेशन का एक। ठीक है, सेक्शन ए में, मतलब शुरुआत के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें। नेक्स्ट, ये आपको डिजिस्ट्रा की एल्गोरिथम से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये मैंने बता रखा है कि शॉर्टेस्ट पाथ किस तरीके से हम डिजिस्ट्रा में चलते थे कि हमको सबसे ज्यादा क्या मिले, हमारा जो कॉस्ट है वो भी कम निकले और हमारा जो पाथ का जो पाथ है हमारा वो सबसे कम पाथ मिले, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट पाथ मिले। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम से हमको ये क्या करना है, सॉल्व करना है कि मतलब इसमें पाइवट लेना सबसे पहले, उसके बाद डिवाइड करना, पाइवट को अपनी जगह पर पहुंचाना और फिर अगेन सेम चीज करना, रिपीट। नेक्स्ट है मेरा 0-1 नैपसेक प्रॉब्लम। 0-1 नैपसेक प्रॉब्लम किस में आता था, हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। 0-1 नैपसेक प्रॉब्लम हमें हमें क्या बताता था कि जैसे मान लो एक हमें बड़ा सा बैग दिया हुआ है, उसकी कोई कैपेसिटी हमने क्या कर दिया है, सेट कर दिया है, मान लो उसको मैंने क्या ले लिया, कैपिटल W ले लिया। ठीक है, और हमें क्या दे दिया, कुछ आइटम्स दे दिए, आइटम्स का वेट क्या है, स्मॉल w। ठीक है, इसका हमारा गोल क्या होता है कि हमको क्या करना है, मैक्सिमम आइटम हमारे हमको सैक में डालने हैं, मतलब जो नैपसैक मतलब बैग में डालने हैं। ठीक है, मैक्सिमम आइटम्स उठाने हैं। हम फ्रैक्शनल वे में आइटम्स नहीं उठा सकते, या तो हम एक भी आइटम ना उठाएं, मतलब या तो हम पूरा ही आइटम छोड़ दें, या फिर हम वो पूरा ही आइटम उठा लें, हम आधा नहीं रख सकते वहां पे। जबकि फ्रैक्शनल में हम क्या कर सकते हैं, आधा आधा छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमें कोशिश क्या करनी होती है कि मैक्सिमम वैल्यू आ जाए हमारी, मतलब मैक्सिमम आइटम्स आ जाए, और जो कैपेसिटी है बैग की, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा ना भरे हमारा, मतलब जो हमारी बैग की कैपेसिटी है उससे ज्यादा तो हम बैग को भर नहीं सकते। तो हमें क्या कोशिश करनी है कि जो हमारा आइटम्स की जो वेट है वो कम रहे, किससे, बैग की कैपेसिटी से। ठीक है, और हम इसमें क्या करते हैं, हर आइटम को या तो हम पूरा उठा सकते हैं या फिर हम उसे बिल्कुल भी नहीं उठा सकते हैं। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, 0-1 नैपसेक प्रॉब्लम बोला जाता है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव मास्टर्स थ्योरम। मास्टर्स थ्योरम में आप इसको पूरी तरीके से स्टेट करना, किस तरीके से पूरी जो डेफिनेशन बताई हुई है वो यहाँ पर लिखना और उसको प्रूव करना। ठीक है, आप इसमें यहाँ पर बता सकते हो कि जो हमारे रिकरेंस रिलेशन इस फॉर्म में होते हैं वो बेसिकली उसके लिए ही मास्टर्स थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं, क्या आप केसेस डिफरेंट, जो मैंने 3 केसेस बताए थे वो सारे केसेस आप डिफाइन कर सकते हो, इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, 0-1 नैपसेक प्रॉब्लम फिर से आ गया। ओके, इसका मतलब ये आना है। ठीक है, ये आ जाएगा या फिर नैपसेक 0-1 आ जाएगा। ठीक है, 0-1 नैपसेक प्रॉब्लम हमने यहाँ पर किया है, ये रहा। ठीक है, इसमें हमको क्या करना होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना होता है, हमें कोशिश करनी होती है कि हमारे मैक्सिमम आइटम्स आ जाए और जो हमारा बैग का जो वेट है वो भी एक्सीड ना हो। तो ये इस तरीके से हम पूरा टेबल बनाते हैं। हम सबसे पहले हमने यहाँ से उठाया वैल्यूज को, फिर इसमें प्लेस करा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, 2-3 बार आपको इसके क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब आपको प्रॉपर समझ आएगा कि हाँ नैपसेक में चल क्या रहा है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन क्या होते हैं और इसको मास्टर्स थ्योरम से हमें सॉल्व करना है, नहीं रिकरेंस रिलेशन से, रिकरेंस मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसमें क्या दे रखा है कि x ऑफ n-1, और हमें क्या दिया वैल्यू कि n की वैल्यू जो वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, n इज ग्रेटर देन 0 एंड x ऑफ 0 इज 0। तो अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो हमने इसमें वैल्यूज उठाई, जो हमें फंक्शन दिया वो उठाया। इसमें हमें गिवन है कि x ऑफ 0 की वैल्यू 0 है। फॉर, अब हमने क्या किया, n की जगह हमने 1 रख दिया। n की जगह जब 1 रखा तो 1-1 0, x ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0। n की जगह जब हमने 2 रखा, 2-1 कितना आया, 1, और x ऑफ 1 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी हमारी, 0। तो वो भी, ये भी क्या हो गया, 0। तो ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा, अगर हम n को k तक ले जाएंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, 0। तो इसमें हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, x ऑफ n इज 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू
0, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रूव मास्टर्स थ्योरम, तो ये प्रूव कर देना। फिर से ये क्वेश्चन आ गया, रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मास्टर्स थ्योरम। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको हमने ले लिया के। ठीक है, अब ए को इक्वेट करेंगे किसके साथ, बी रेस टू के साथ। अब अगर वो ग्रेटर देन आ रहा है, स्मॉलर आ रहा है, या फिर इक्वल टू आ रहा है, फिर आप उसके केसेस लगाओगे कि मास्टर्स थ्योरम का कौन सा केस इसमें सही बैठ रहा है, देन यू विल मूव फर्दर। ठीक है, वही केस उठा के आप इसमें उसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में उस केस में दिया रखा है, वही फॉर्मेट आप इसमें सीधा सीधा पुट कर दोगे। सॉरी, नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज राइट बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम। बैक ट्रैकिंग की एल्गोरिदम मैंने बता रखी है 8 क्वीन प्रॉब्लम के लिए, वो पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझा कर आना कि क्वीन एन क्वीन प्रॉब्लम होता क्या है। ठीक है, इसमें हम क्या करते थे कि सेम रो में और सेम कॉलम में एक क्वीन के अलावा कोई और क्वीन नहीं आ सकती है, अगर वो आ गई तो वो अटैक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आना, पहले बताना कि एन क्वीन प्रॉब्लम होती क्या है, उसकी एल्गोरिदम क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, और वैसे तो नहीं पूछेंगे, बट अगर उसमें लिखा हो कि एक एग्जाम्पल से स्पेसिफाई कर दो, तो आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ये मैंने बताया नहीं है थ्योरी में, लेकिन ये बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में, मतलब बहुत सारे तो नहीं, 2-3 में मुझे रिपीट होता दिखाई दिया कि हाँ ये ऐसा है। तो मेट्रोइड बेसिकली होता क्या है, ये हमें बताता है कि what type of problems basically we can solve with the help of greedy's approach। ठीक है, कि ग्रीडी अप्रोच का यूज करके हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं कि एम जो है वो हमारा पेयर होता है किसका, एस और आई का। जहां पर हमारा जो एस होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर गिवन, और जो आई होता है वो हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट सबसेट होता है उन सभी का। इंडिपेंडेंट सबसेट जो होते हैं एस के, वो सारे उन सभी का कलेक्शन जो होता है वो हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। ठीक है, ये क्या होता है, बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ फ्रेमवर्क जो कि जनरलाइज करता है कॉन्सेप्ट्स को, जैसे कि ग्राफ थ्योरी हो गया, स्पैनिंग ट्री वाला। ठीक है, तो वो सब आप यहाँ पे इतना ही लिख दोगे, इनफ है, मोर देन इनफ है, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए ही आएगा, 2 या 2.5, बस उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, अभी ऊपर बताया क्या होता है, वो यहाँ पर लिख देना। ये क्रुस्कल और प्रेम्स एल्गोरिथम के डिफरेंशिएट, ये पढ़ के जाना। नेक्स्ट, डिजिस्त्रा और बेलमैन फोर्ड के एल्गोरिदम रट लो, याद कर लो बहुत अच्छी तरीके से, मतलब इतना अच्छे से याद कर लो, मतलब क्या बोलूं मैं, नींद में भी आ जाए इस तरीके से याद करके जाओ एल्गोरिदम स्पेशली। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिसीजन सेट के डेटा स्ट्रक्चर, मतलब यूनियन और फाइंड, वो सब आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। नेक्स्ट, फिर से मास्टर्स थ्योरम का ए ले लेंगे, बी ले लेंगे, ये हो गया के, फिर केस, मतलब हम चेक करेंगे ए बी रेस टू के, फिर हम चेक करेंगे कौन सा केस आ रहा है, इसमें हमारा कौन सा केस आ रहा है, केस 3 आ रहा है हमारा, इस फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, केस 3 में हम क्या करेंगे, इसको इस केस 3 का जो फॉर्मेट हो रहा है होता है हमारा, उसमें हम उसको प्लेस कर देंगे, दैट्स ऑल। नेक्स्ट है मेरा पी और एनपी प्रॉब्लम्स। ये पता नहीं यूनिट 1 और यूनिट 2 में क्यों इंक्लूडेड है, क्योंकि ये आगे हमको पढ़ना है, ये अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आउट ऑफ नोवेयर आ रहा है और रिपीट हो रहा है, तो इसको हल्का सा डेफिनेशन में बता देती हूँ कि होता क्या है। देखो, जो हमारा पी, बेसिकली पी और एनपी हमें हमें क्या बताते हैं, पॉलिनोमियल टाइम और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम। ठीक है, तो ये यूज क्यों होते हैं, ये हमें यूज करते हैं, यूज करने में फाइंड करने में यूज होते हैं, क्या चीज, सॉल्यूशन को। ये हमें बताते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन राइट है और कौन सा सॉल्यूशन रॉन्ग। पी हमारे हमें क्या बताता है, पॉलिनोमियल टाइम, कि सॉल्यूशन जो है वो किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हम कितना जल्दी और इफेक्टिव तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जहाँ की जो हमारा एनपी है, जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम है, वो हमें ये बताता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो वेरीफाई कितनी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन को फाइंड हम उतनी जल्दी नहीं कर सकते। सो इतना ये डिफरेंस होता है पी और एनपी में।
सो दैट्स ऑल. दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि हाँ एग्जाम में आ सकते हैं और आएंगे भी. आई एम अ बिट कॉन्फिडेंट. अगर नहीं आए तो विल डिस्कस इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप. सो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि हाँ ये जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, मस्ट डू टॉपिक्स, ये करके जाओगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे. ठीक है, क्योंकि मैंने वही टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि एग्जाम में आ रहे हैं, मिड सेम्स में आ रहे हैं, एंड सेम्स में रिपीट कर भी रहे हैं. जैसे जो डिफरेंशिएट वाला है क्वेश्चन, वो हर मिड सेम में आया ही आया, कोई मिड सेम छूटा नहीं है, कोई एंड सेम छूटा नहीं है. ठीक है, तो अच्छे से करके जाना. होपिंग फॉर द बेस्ट. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. पढ़ना स्टार्ट कर दो. ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट. Hi everyone. So in this video, we are going to cover the top 25 most repeated questions from DA. So let's get started. तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है हमारा कि demonstrate optimal substructure of longest common subsequence problem. मतलब सबसे पहले तो हम समझते हैं कि optimal substructure होता क्या है. देखो, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर में हमारा इसका क्या था कि अगर मेरा किसी भी स्ट्रिंग का अगर लास्ट कैरेक्टर मैच कर जाता है, तो ये हम ऑलरेडी डिटेल्ड वे में हम अपनी वन शॉट में पढ़ चुके हैं कि जब अगर लास्ट स्ट्रक्चर मैच कर जाता है तो इसका मतलब हमें लिखना है कि x और i इज इक्वल टू y ऑफ j. और इसका किस तरीके से डिनोट किया जाएगा कि LCS ऑफ x फ्रॉम इंडेक्स 1 टू जहां तक भी उसमें एलिमेंट्स हैं एंड y ऑफ i अप टू j. एंड किस तरीके से डिनोट किया जाएगा कि LCS ऑफ x सबसे पहले एक इंडेक्स x में से कम कर देंगे, ठीक है, एंड देन y ऑफ 1 से लेके एक इंडेक्स j में से कम कर देंगे. तो इस तरीके से लिखा जाएगा इफ हमारे किसी भी स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर्स मैच हो गए. और अगर मान लो कैरेक्टर्स मैच नहीं होते हैं तो उसमें हम लिखते हैं कि LCS ऑफ x, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, पहले हम x में से डिक्रीज करेंगे और फिर y में से डिक्रीज करेंगे. क्या हो जाएगा, ये 1 से लेकर i माइनस 1 तक जाएगा एंड देन y को हम वैसा ही लिखा रहने देंगे. इसको यहाँ लिख देते हैं. ओके, ठीक है. और y में से अब हमने x में से इंडेक्स डिक्रीज कर दिया लेकिन y में से डिक्रीज नहीं करेंगे, तो y को वैसा ही लिख देंगे. ठीक है, नेक्स्ट बार में क्या लिखेंगे, LCS ऑफ, अब इस बार x में से डिक्रीज नहीं करेंगे, y में से करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 से लेकर i कॉमा y हो जाएगा 1 से लेकर j माइनस 1 तक. ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है फॉर ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर. अब एक और उसमें क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग. मतलब इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हमने समझा था कि किस तरीके से हम टेबल बनाते थे, याद है कि मतलब अगर कैरेक्टर मैच हो गए हैं तो फिर हम डायगोनल वाला ले लेंगे, और नहीं तो हम इधर ऊपर और नीचे का देखेंगे +1 कर देंगे, है ना. अगर डायगोनल वाला है तो +1 कर देंगे और ऊपर नीचे में हम क्या देखते हैं, मैक्स देखते हैं. ठीक है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं. थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ क्योंकि अगर डिटेल में बताऊंगी तो फिर बहुत ज्यादा टाइम जाएगा. ठीक है, तो मैं एक बार थोड़ा सा आइडिया बता देती हूँ कि किस तरीके से ये होगा. ओके, ठीक है. तो इसमें हमारा एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन क्या है, हमें दे रखा है एक स्ट्रिंग है ABCDBAC. थोड़ा सा बता दूंगी, एकदम से याद आ जाएगा कि किस तरीके से हम इसको करते थे. ठीक है, क्योंकि हमने वन शॉट में बहुत डिटेल्ड मैनर में इस तरीके के क्वेश्चंस देखे थे.
तो हम क्या करते थे कि सबसे पहले तो एक टेबल बनाते थे, 1 2 3 4 5 6, और ये यहाँ पर मैं शो कर रही हूँ B, और इस साइड में शो कर दूंगी A को। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पर कैरेक्टर्स को भी लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा B C B A B, और यहाँ पर आ जाएगा A B C B B A C। अब इसमें हम टेबल बनाएंगे। अब ये सारे तो हो जाएंगे हमारे 0, ठीक है, और ये भी हो जाएंगे 0, क्योंकि यहाँ पर कोई कैरेक्टर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऑफ कोर्स, ठीक है, और ये 0 भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट, टेबल को थोड़ा ऊपर बना लो, क्योंकि हम ना इसमें A को भी 0 इंक्लूडेड दिख नहीं रहा है अभी, तो इसको भी इंक्लूडेड रखो। ये 0 ऊपर खिसका दो भाई। ओके गुड, ठीक है, तो ये हो गए हमारे 0। अब हम आए नेक्स्ट रो पे। अब ये और ये इसको मैच करेंगे, ये मैच नहीं कर रहे हैं, अब कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी मैच नहीं कर रहा है, 0 0। अब यहाँ पर देखो फोर्थ वाले पे मेरा जो कैरेक्टर है वो मैच कर गया है, ए और ए। अब मैच कर गया है, जब मैच कर जाता है तो हम क्या करते हैं, डायगोनल वाला नंबर उठाते हैं जो भी एलिमेंट है वहां पर, और उसमें +1 कर देते हैं। +1 कर दिया तो यहाँ पर आ गया 1। नेक्स्ट ये फिर से मैच कर गया, तो डायगोनल वाला एलिमेंट उठाया, +1 किया 1। फिर यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर साइड में देखेंगे और ऊपर देखेंगे, जो मैक्सिमम होगा वही नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस तरीके से अपनी पूरी टेबल बनाते जाएंगे। सबसे पहले अब ये देखो, यहाँ पे पहले ही मैच कर गया तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। फिर ये इन दोनों में से मैक्सिमम देखेंगे, ये भी हो जाएगा 1। फिर इनमें डायगोनल मैच करा तो ये हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी पूरी टेबल बना लेंगे, ठीक है। टेबल बनाने के बाद जो हमें सबसे पहले क्या मिलता था, याद करो, कि जो हमें एंड में बिल्कुल इस वाले कॉलम में जो मिलता था, जैसे इसमें मुझे मिलेगा 4, जब आप करके देखोगे तो आपको इसमें LCS 4 मिलेगा। तो ये हमें 4 क्या बताता है कि LCS का जो लेंथ होगा वो होगा 4। फिर हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके ऊपर और साइड में देखते जाएंगे और ऊपर ऊपर एलिमेंट में चलते चले जाएंगे, और जहां पर मैच कर रहा होगा कैरेक्टर हमारा, ठीक है, जैसे मैच कर गया तो हम क्या करेंगे, उसी एलिमेंट को, उसी कैरेक्टर को अपनी स्ट्रिंग में लिखते जाएंगे। तो जब आप इसको करोगे ना, तो यहाँ पर हमें एक तो मिलेगा, यहाँ पर बी सी बी और बी, और एक मान लो एक और लिख लेते हैं, BC BA भी मिलेगा, ठीक है। तो अब ये दोनों मिलेंगे। अब ये मुझे मिले कैसे होंगे, मैंने पीछे से शुरू किया था, जैसे 4 आया होगा मान लो मेरा, ठीक है। अब 4 मेरा कैसे आया होगा, या तो मैंने ऊपर नीचे देखा होगा, क्योंकि कैरेक्टर तो मैच नहीं कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स मैंने ऊपर देखा होगा और साइड में देखा होगा, जो मैक्सिमम होगा उसी के साथ में गई होंगी। फिर मैं ऊपर वाले में गई होंगी, फिर ऊपर वाले एलिमेंट को मैंने चेक करा होगा, फिर उसमें देखा होगा कि मैंने, मेरा ये एलिमेंट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ये और ये मैं अभी भी मैच नहीं हो रहे, तो इसका मतलब मैंने इसके भी ऊपर वाला एलिमेंट और साइड वाला एलिमेंट देखा होगा। तो इस तरीके से हम चलते चले जाएंगे, और जैसे ही मान लो मेरा यहाँ पर ये मैच कर जाएगा 5 और 6, तो जैसे ही मेरा मैच कर गया तो मैं वही वाला कैरेक्टर यहाँ पे लिख दूंगी। जैसे मेरा यहाँ पे इसका ये 5 का B, मतलब 6 का B और ये 5 का B यहाँ पर मैच कर रहा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना B लिख दिया। तो सिमिलरली जैसे जैसे मैच करता जाएगा वैसे वैसे हम अपने कैरेक्टर्स को लिखते जाएंगे। तो ये हो गया मेरा LCS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द ऑप्टिमल पैरेंथेसाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स चेन प्रोडक्ट whose सीक्वेंस ऑफ डायमेंशन इज ये। तो इसका भी थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं किस तरीके से हम इसको करते थे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, हमने बहुत मेहनत से समझा था इसको, याद है, ठीक है। तो मैट्रिक्स चेन का हमारा फॉर्मूला याद करोगे अगर, तो इसका फॉर्मूला हमारा होता था,
तो मैट्रिक्स चेन का फॉर्मूला हम लिखते थे कि CI, J और मिनिमम लेते थे फ्रॉम M उठाते थे, उसमें I, K, जहाँ पर जो हमारा K होता था वो हमारा होता था कि I, K और J के बीच में, जहाँ पर I इंक्लूडेड रहेगा पर J इंक्लूडेड नहीं रहेगा। इस तरीके से हम K की वैल्यू उठाते थे। प्लस M, K+1, J, और फिर उठाएंगे P, I-1 और P, K, और ये हो जाएगा यहाँ पर P, J। ठीक है, और 0 हो जाएगा अगर हमारे दोनों I और J 0 है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन भी शायद हमें दिया हुआ है क्या? हाँ, डायमेंशंस हमें ये दे रखे हैं। अब ये डायमेंशंस जो दे रखे हैं हमें, इसका मतलब ये हमें किस तरीके से शो कर रहे हैं कि A जो है वो हमारा है, देखो ये जो 4, 10, 3 हमें किस तरीके से दे रखे हैं, ये हमें बता रहा है कि A1 जो है वो है 4 इंटू 10, A2 जो है वो है 10 इंटू 3। अब सिमिलरली इस तरीके से यहाँ पर चलता जाएगा, तो ये कितने बन जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 हमें यहाँ पर वो क्या कहते हैं, उसकी डायमेंशन दे रखी है, किसकी? मैट्रिक्स की। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, याद है हम वो टेबल बनाते थे M, एक टेबल हमने M की बनाई, एक टेबल हमने K की बनाई। अब ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर आपको बताया है, इसी फॉर्मूले में I और J निकालेंगे। तो उसको जब आप निकालेंगे तो k की वैल्यू पहले रखेंगे कि k की वैल्यू आएगी क्या। सबसे पहले तो मान लो 1, 2, अब 1, 2 के बीच में कोई आ नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? I को उठाएंगे, क्योंकि j तो यहाँ पे इक्वल है नहीं, क्योंकि ये तो लेस देन और इक्वल टू हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे? k की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1। अब जैसे मान लो 1 से लेकर 3 हो गया, अब 1 से लेकर 3 के बीच में 2 भी आता है। ठीक है, 3 भले इंक्लूडेड लेकिन 1 और 2 तो है, तो हम दोनों के लिए रखे देखेंगे कि एक में k की वैल्यू 1 रख के देखेंगे, एक में k की वैल्यू 2 रख के देखेंगे। जो हमें मिनिमम मिल रहा होगा, ये मिनिमम मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा कि जो मिनिमम वैल्यू आएगी, जिस k की वैल्यू रखने पे हमें मिनिमम आंसर मिलेगा, वही हम टेबल में रखेंगे। तो ये होता है मेरा इसका मतलब। ठीक है, k की वैल्यू मतलब k वाली टेबल हम इस तरीके से भरते जाएंगे, और m की वैल्यू हमें जो मिनिमम आंसर मिलता जाएगा उसमें हम ये रखते जाएंगे। याद रखना कि इसमें हम क्या करते थे, जैसे मेरे कितने डायमेंशंस कितने मैट्रिक्स थे यहाँ पे? 5 थे ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें हम क्या करते थे? डायगोनली भरते थे, और जो हमें यहाँ पर मिल जाता था एंड में एलिमेंट, मतलब जो आंसर मुझे यहाँ मिलता था, वही हम अपना मिनिमल कॉस्ट मानते थे अपनी। ठीक है, तो ये डायगोनल वाले तो हो जाएंगे सारे 0। फिर हम यहाँ से भरना चालू करेंगे, मतलब 1 और 2, मतलब A1 को उठाएंगे और A2 को उठाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर हो जाएगा कि 4 इंटू 10 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा? तो फिर वही आंसर को हम यहाँ पर अपना लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, धीमे धीमे करके हम यहाँ पर पहुंचेंगे, जो हमें मिनिमल कॉस्ट यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, वही उस हमें मिनिमल कॉस्ट माना जाएगा, और फिर हम k की वैल्यू जो हमें मिलेगी यहाँ पे, जैसे k की वैल्यू यहाँ पर हमको मिलेगी, एक मिनट मैं देख कर बता देती हूँ आपको, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, या फिर इसकी पूरी टेबल बना देती हूँ तो कंफ्यूजन कम रहेगा। हम्म, ठीक है, इसको कर ही लेते हैं। यहाँ पर मेरा A1 में मान लूंगी 4 इंटू 10, A2 में ले लूंगी 10 इंटू 3, A3 में उठा लूंगी 3 इंटू 12, A4 में ले लूंगी 12 इंटू 20, और सिमिलरली A5 हो जाएगा मेरा 20 इंटू 7। तो ये मेरे मैट्रिक्स हो गए यहाँ पे। अब जब मैं इसकी टेबल बनाऊंगी 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5,
और साथ ही साथ में अपने के की जो टेबल होगी, जो के की वैल्यूज में रखती जा रही हूँ, उसकी टेबल को भी मैं साथ में ही अपडेट करती जाऊंगी, क्योंकि बाद में या फिर अगर मैं के की टेबल नहीं बनाऊंगी तो मुझे बाद में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा। तो मैं साथ में के की टेबल भी बनाती जाऊंगी और उसको अपडेट करती जाऊंगी। तो ये भी हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये के की टेबल हो गई। ओके, तो ये हो गई मेरी के की टेबल। थोड़ा सा मैसी हो रहा है पर एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है, बाकी हम डिटेल में तो वन शॉट में समझ ही आए हैं। तो यहाँ पर तो मेरी के की वैल्यू, डायगोनल एलिमेंट्स तो सारे हो जाएंगे 0। ठीक है, तो ये हो गया 0 0 और 4,4 भी 0 और ये भी 0। जब मैं 1 और 2 को उठाऊंगी, मतलब मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 को उठाऊंगी, तो उसको जब मैं फॉर्मूले में, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया अभी, उसमें जब मैं प्लेस करूंगी तो मुझे कितना आंसर मिलेगा। यहाँ पर मिल गया, मान लो मुझे 120। ठीक है, अब 120 मिला तो 120 मुझे के की वैल्यू क्या रखने पे मिला, तो सी आई जे जो हम रख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, सी आई जे की वैल्यू सी 4 सॉरी 1,2। ठीक है, क्योंकि ये हो गया 1 मैट्रिक्स और ये हो गया 2 मैट्रिक्स। अब इसमें 1 और 2 के बीच में के की वैल्यू मेरी 1 क्या होती है, 1 आई लेस देन के एंड जे। अब मतलब के की वैल्यू तो इंक्लूडेड है, मतलब आई की वैल्यू तो इंक्लूडेड है के में, लेकिन जे की वैल्यू इंक्लूड नहीं है। अब अगर 1 से लेकर 2 है तो 2 तो इंक्लूड नहीं होगा, बचा क्या 1। तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी लिख दूंगी मैं, 1। तो ये हो जाएगा मेरा 1। और सिमिलरली मान लो मैंने इसके बाद ये सॉल्व करा, हम क्या करते हैं डायगोनली सॉल्व करते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, बॉटम अप। ठीक है, याद है ना, जो यहाँ पर मुझे यहाँ आंसर मिलता था वही मैं मिनिमल कॉस्ट लेती थी। अब जैसे मान लो मैंने किया 2 3, अब 2 3 को जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पर मुझे मिल गया 360। इसी फॉर्मूले में रखे, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया ना MIJ वाला, वो वाले फॉर्मूले में हम सारी अपनी वैल्यूज को रख रहे हैं, बस ये मत भूलना। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस सीधा सीधा फॉर्मूले में हमको डिजिट्स रखनी है, अपने एलिमेंट्स को रखना है, जो आंसर मिला सीधा सीधा उसको टेबल में डाल देना है। 360 मिल गया। अब 360 में इसकी के की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ पर 2। ठीक है, अब इसको मैं पूरा पहले टेबल को फिल कर देती हूँ, फिर बताती हूँ कि ब्रैकेट किस तरीके से लगेंगे। हो गया 1680, हो जाएगा 1140, 1350 और ये हो जाएगा 1344, ये 1080, 264। सिमिलरली के की टेबल अगर मैं भर लूँ तो 2 2 2, ये भी 2 2 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब ये मिल गई मुझे के की वैल्यू। अब बेसिकली मुझे पैरेंथेसाइजेशन शो करनी है यहाँ पे कि किस तरीके से मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँ, किस ऑर्डर में करूँ, कौन सा ब्रैकेट, कौन सी मल्टीप्लिकेशन को पहले करूँ, मैं कौन सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई बाद में करूँ, कि मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमल है। तो यहाँ पर मेरी टोटल कॉस्ट मिनिमल जो आएगी वो तो मुझे यहाँ मिल गई है, लेकिन किस तरीके से आएगी, किस तरीके से मल्टीप्लाई करने पर आएगी, वो मुझे के की वैल्यू से पता चलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे सारे अपने मैट्रिक्स A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर मैं उठाऊंगी 5 को, क्योंकि कॉर्नर वाला एलिमेंट है जो कि मुझे यहाँ से मिला है। ठीक है, तो ये हो गया 2। अब 2 है, इसका मतलब 2 का मतलब है कि ये मुझे किस पे मिला है, 1 से लेकर 5। इसका मतलब मैट्रिक्स 1 से लेकर मैट्रिक्स 5 तक मुझे क्या कहाँ पे स्प्लिट करना है, 2 पे स्प्लिट करना है, मतलब 1 और 2। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे स्प्लिट करना है। तो ये हो गया। नेक्स्ट मुझे कहाँ पर स्प्लिट करना पड़ेगा, नेक्स्ट आता है मेरा अब एक तो ये डिवाइड तो हो गया। ठीक है, अब इनमें कहाँ कहाँ स्प्लिट होगा तो ये देखते हैं। तो A1 A2 के बीच में देखते हैं, 1 से लेकर 2 के बीच में कहाँ स्प्लिट होगा, 1 में। तो मतलब ये A1 और A2 ही रहेगा। अब देखते हैं 3 से लेकर 5 के बीच में, 3 से लेकर 5 के बीच में कहाँ स्प्लिट होगा, 4 पे स्प्लिट होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा A3 A4 में ब्रैकेट। तो यहाँ स्प्लिट हो गया, बचा क्या यहाँ पर A5। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। नेक्स्ट मैं देखूंगी कि क्या हुआ A3 और A4 में कहाँ स्प्लिट होगा। तो A3 और A4 में कहाँ स्प्लिट होगा, तो होगा 3 पे। तो वो सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि A3 और A4 तो सेम ही है ना, 3 पर तो स्प्लिट है ही। ठीक है, तो ये हो गया मेरा
क्या आ जाएगा फाइनल आंसर? A1 A2 ये साथ में, फिर आएगा मेरा A3 A4 एंड A5 अलग से। एक ब्रैकेट मेरा यहाँ लग गया और एक फुल ब्रैकेट लग गया, ठीक है इसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ए यहाँ पर जो स्प्लिट आ रहा था वो भी तो ब्रैकेट लगेगा ना, कि ये और ये भी मल्टीप्लाई होंगे, तो ये फुल ब्रैकेट यहाँ पर आ गया और एक ब्रैकेट यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पैरेंथाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, डिफरेंशिएट बिटवीन P एंड NP प्रॉब्लम्स, एक्सप्लेन पॉलिनोमियल टाइम वेरिफिकेशन, और फिर है हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पॉलिनोमियल टाइम सॉल्यूशंस। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि P और NP प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो बेसिकली P और NP प्रॉब्लम्स ऐसी पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम और नॉन पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम होती हैं। तो पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं कि पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमें गिवन आउट इनपुट होता है एक सर्टेन टाइम कंस्ट्रेंट के साथ। ठीक है, जैसे मान लो मुझे कोई टाइम दे दिया और उसके अंडर, उसके टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर ही मुझे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो ये हो गया मेरा पी प्रॉब्लम, मतलब पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम। फिर एनपी प्रॉब्लम क्या होता है, नो इसमें कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होता है, बस इतना डिफरेंस होता है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि एक्सप्लेन पॉलिनोमियल टाइम वेरिफिकेशन विद एन एग्जांपल। अब इसमें पॉलिनोमियल टाइम वेरिफिकेशन में हम अपने पॉलिनोमियल टाइम में जो आंसर मिला है उसको चेक करते हैं। ठीक है, वेरीफाई करते हैं एक तरीके से। और जो पॉलिनोमियल टाइम सॉल्यूशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमें एनपी क्लास में जो हमें सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, इसमें चेक करना होता है और इसमें फाइंड करना होता है, बस ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है मेरा स्ट्रिंग मैचिंग फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इसमें स्ट्रिंग मैचिंग फाइनाइट ऑटोमेशन में हम क्या करते हैं, याद करो कि ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कि हम अपने पैटर्न को, अपना जो टेस्ट दिया हुआ है उस टेस्ट में हर एक कैरेक्टर के पास जा जाकर चेक करते हैं। ठीक है, तो ये होता है मेरा स्ट्रिंग मैचिंग। इसका एग्जांपल में हमने पढ़ा था, जैसे कि नूथ मॉरिस में हम पाई वैल्यूज को लेकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। ठीक है, याद आया, तो वो चीज हमें यहाँ पर लिख देनी है। फिर आता है एक्सप्लेन एनपी हार्ड एंड एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। तो एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट में क्या हमने पढ़ा था, एनपी हार्ड वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि, जैसे मान लो मेरी कोई एनपी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको मैंने रिड्यूस करके एनपी, मतलब अगर मैं उसको रिड्यूस कर पा रही हूँ, एक चीज समझो, जैसे कि मान लो कोई मेरी प्रॉब्लम है जो कि एनपी में आती है, ठीक है, उसको मैंने पॉलिनोमियल टाइम में रिड्यूस कर दिया। ठीक है, और उस रिड्यूस करके क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स को, उसमें एटलीस्ट एक सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम मेरी ऐसी होगी जो कि सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होगी, वो क्या होगा, मेरा एनपी हार्ड हो जाता है। एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर इसकी बोलूं तो वो होता है कि व्हेन ऑल प्रॉब्लम्स जो कि बिलोंग करती हैं एनपी को कैन बी रिड्यूस्ड टू पॉलिनोमियल टाइम टू पी, मतलब पॉलिनोमियल टाइम मतलब मान लो मेरी इसकी जो एनपी प्रॉब्लम है, मान लो क्यू है, उसको मैंने रिड्यूस करके पॉलिनोमियल टाइम में कर दिया पी में, तो क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर एटलीस्ट एज हार्ड एज द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन एनपी, तो वो क्या हो जाती है, मेरी एनपी हार्ड प्रॉब्लम होती है। मैंने क्या किया, बेसिकली अपनी प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दिया पॉलिनोमियल टाइम में, तो वो होता है मेरा एनपी हार्ड। तो जो मेरी सबसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम होगी वो मेरी होगी एनपी हार्ड प्रॉब्लम। इसके एग्जाम्पल होते हैं कि समेशन प्रॉब्लम की सबसेट। नेक्स्ट होता है मेरा एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम क्या होती है, एनपी प्रॉब्लम एंड एनपी हार्ड प्रॉब्लम, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो मेरी क्या बन जाती है, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, तो ये हो गई मेरी एनपी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लिस्ट आउट अप्रोचेस टू डिजाइन एन एल्गोरिथम नोन टू यू। जितनी भी हमने अप्रोचेस पढ़ी है वो हम सारी लिख देंगे, पूरा अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है। जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर पढ़ा था सबसे पहले, फिर हमने ग्रीडी पढ़ा था, डायनेमिक प्रोग्रामिंग करी थी, रिकर्सिव तरीके से डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हमने समझा था, है ना। फिर बैक ट्रैकिंग हो गई, ब्रांच एंड बाउंड पढ़ा था, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा था, तो ये सारी मेथड्स को आप लिस्ट कर दो। नेक्स्ट है मेरा नूथ मॉरिस ट्रैट
तो नूथ मॉरिस प्रैट में हम क्या करते थे कि नूथ मॉरिस प्रैट में हम पाई वैल्यूज को असाइन करते थे। जैसे मान लो मेरा कोई पैटर्न है ए बी सी डी ए बी ई ए बी और एफ हो गया। ठीक है, अब इसकी मैं पाई वैल्यूज को किस तरीके से डिनोट करूंगी, सबसे पहले इसका इंडेक्स दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। अब इसकी पाई वैल्यूज को मैं किस तरीके से साइन करूंगी, ये तो हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0। क्यों हो गया 0? क्योंकि ये मेरी पहली बार आई है, कहीं मुझे दिखी नहीं है अभी तक, और ये भी हो गया 0। अब फिर से आ गया ए। अब ए को मुझे याद है कि पीछे मेरा ए आ चुका है, तो वो किस इंडेक्स पे आया था, तो वो होता है 1। ठीक है, तो 1 इंडेक्स पे आया तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1। सिमिलरली यहाँ पर बी, अब बी, ए और बी दोनों साथ में आ रहा है, तो मैंने याद आया कि ये वाला पैटर्न तो पीछे आ चुका है, तो ये बी किस पे आएगा, 2 पे। फिर अगेन ये 0 है। अब ए फिर से आ गया, ए मैंने किस पे कहाँ पर देखा था, 1 पे, और ए भी साथ में है, तो ये 1 और 2, और एफ को मैंने पहली बार देखा तो ये हो गया 0। तो हमें लोकेशन को बेसिकली याद करना था, तो पाई वैल्यूज देते हैं, फिर इस तरीके से हम इसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पूरी हमने इस क्वेश्चंस को डिटेल में देखा था, तो यू कैन रिफर टू द वन शॉट which we have studied in details. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अगेन ये सेम क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, तो ये अच्छे से याद करके जाना, समझ के जाना, पढ़ के जाना। नेक्स्ट है मेरा डिफाइंड मेमोराइजेशन। तो मेमोराइजेशन का बेसिकली मतलब होता है कि हमने क्या किया, सॉल्यूशन को एक एक बार हमने किसी चीज को सॉल्व करा, और अगर मैं देख रही हूँ कि मेरी एल्गोरिथम में वो चीज रिकर्सिवली यूज हो रही है, मतलब बार बार वही चीज यूज हो रही है, तो मैंने बजाय उस सॉल्यूशन को हटाने के, थ्रो आउट करने के, मैंने उस सॉल्यूशन को स्टोर करके रख लिया, और अगर मेरी कहीं आगे जरूरत पड़ेगी उस चीज की, तो मैं उसको स्टोर सॉल्यूशन को यूज कर सकती हूँ और अपनी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकती हूँ। तो बेसिकली मेमोराइजेशन का ये मतलब होता है। एक बार इसकी ये डेफिनेशन पढ़ लेना, मैंने इसीलिए इसका आंसर यहीं पर लगा दिया ताकि आपको कहीं और से रिफर ना करना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मेमोराइजेशन। नेक्स्ट, डिटरमाइन द एलसीएस ऑफ ये और ये। तो इसका एलसीएस हम आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं, मैंने एक ऊपर समझा रखा है। नेक्स्ट है मेरा व्हाट इज ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर एंड ओवरलैपिंग सबस्ट्रक्चर। तो बेसिकली ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर क्या होता है कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, जैसे एक बड़ी सी प्रॉब्लम है, मैंने उसको एक छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया और फिर उसको अलग अलग सॉल्व करके एंड में उसको कंबाइन करके बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, तो ये होता है मेरा ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरा डिजिटल एल्गोरिदम था, डिजिटल एल्गोरिदम में हम एक से दूसरी जगह पर जाने के लिए हमने पाथ कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, तो उन्हीं छोटे छोटे पाथ को मैंने फाइंड आउट किया, अलग अलग डिवाइड कर लिया मान लो, और फिर मैंने उन सभी को कंबाइन करके एक पूरा ओवरऑल शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लिया। ठीक है, तो ये होता है मेरा ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। ओवरलैपिंग सबस्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मैंने क्या किया, अगर मेरी कोई एक चीज या यूज हो रही है बार बार, जैसे कि मान लो फिबोनाची, फिबोनाची में क्या होता है, मान लो मैंने F3 फाइंड आउट कर लिया और नेक्स्ट में मुझे F4 फाइंड आउट करना है, तो F4 फाइंड आउट करने के लिए मुझे F3 की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने क्या किया, F3 को परमानेंटली स्टोर करके रख लिया, और मैंने अगले सॉल्यूशन में जब मुझे यूज होगा तो मैं F3 का यूज हाल के हाल कर सकती हूँ, तो ये होता है ओवरलैपिंग सबस्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये होता है मेरा दोनों का डेफिनेशन। नेक्स्ट है मेरा फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिदम, एक्सप्लेन इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये मैंने पूरा समझा रखा है, तो फिर एक उसका जिस समझ लेते हैं क्या होता है कि फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिदम हमें ये बताता है कि हर एक नोड से फाइनल नोड पे जाने का, जैसे मान लो मुझे 5 पे जाना है, ठीक है, और मेरी ये नोड है 1 2 3 5, मतलब 4 7, ठीक है 6। तो ये क्या हो गया मेरा कि मैंने क्या किया, फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिदम हमें हर नोड से उस डेस्टिनेशन पे जाने का शॉर्टेस्ट पाथ बताता है, हर नोड से जाने का, मतलब यहाँ से यहाँ जाने का, यहाँ से यहाँ जाने का, यहाँ से यहाँ जाने का, या इसके थ्रू यहाँ जाने का, 7 से थ्रू 5 पे कैसे जा सकता है, तो वो चीज हमें फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिदम बताता है, मतलब हर एक नोड से शॉर्टेस्ट पाथ डेस्टिनेशन पे जाने का हमें फ्लॉयड वार्शल बताता है। इसमें याद करो मैट्रिक्स बनाते थे, फिर धीमे धीमे उसमें वाया ऐड करते जाते थे कि वाया 1 हमें डेस्टिनेशन पे जाने का क्या तरीका है, वाया 2 क्या है, वाया 3 क्या है, तो वो चीज हम यहाँ पर फ्लॉयड वार्शल में करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा इलस्ट्रेट स्ट्रिंग मैचिंग विद फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर हम दिखा सकते हैं और विद एग्जांपल एक शो कर सकते हैं किस तरीके से हम इसको फाइनाइट ऑटोमेटा में शो करते हैं, जैसे फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट ले ली, और फिर कैसे हम एक से दूसरी स्टेट पे जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए और बी, हमने रूट यूज कर लिया, तो वो चीज यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉपरली दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा
गिव pseudo code to reconstruct LCS from completed C table and original sequences, ये हमें दे रखे हैं। ठीक है, मान लो x1 x2 xn तक गया और ये y में yn तक गया विदाउट यूजिंग b tables in big O of m plus n time, give its memorized version। तो ये क्या होता है, बेसिकली हमें एक ज़ीरो कोड देना है। तो LCS का ज़ीरो कोड क्या, बेसिकली एल्गोरिथम। तो अगर मान लो I और J जीरो हो गया, तो I और J जीरो हो गया तो ये तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अब आई मेरी दो कंडीशन, अगर मेरा I और J जीरो हो गया तो फिर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये जीरो हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन मेरी क्या आएगी कि मेरी I और J इक्वल आ गए और I और J इक्वल नहीं है। अगर I और J इक्वल आ गए तो मेरा LCS क्या होगा, सीधा सीधा मेरा एक इसमें से माइनस होगा, इंडेक्स में से x वाले में से, और एक y इंडेक्स में से माइनस होगा। मतलब बेसिकली यहाँ पर ये लिखना चाह रहे हैं कि 1 से लेकर I माइनस 1 तक जाएगा और y भी 1 से लेकर j माइनस 1 तक जाएगा LCS में। ठीक है, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो एक बार I में से माइनस करेंगे और एक बार J में से माइनस करेंगे। सो दैट इज द ज़ीरो कोड फॉर LCS। नेक्स्ट है मेरा कंप्यूट द नंबर ऑफ स्पूरियस हिट्स एंड रेबिनकार्ट मैचेस फॉर वर्किंग मॉड्यूलो। ये क्वेश्चन दे रखा है तो इसको आप खुद कर सकते हो। इसमें हमने सेम क्वेश्चन हमने उसमें कर रखा है, क्या कहते हैं, वन शॉट में। ठीक है, तो उसको आप प्रिफर कर लोगे, समझ आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें हम करते क्या है कि हम क्या कहते हैं, हैश वैल्यूज देंगे और उस हैश वैल्यूज के हिसाब से हम अपने इसको पैटर्न को टेस्ट करेंगे कि कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन से इंडेक्स पर प्रेजेंट है। तो ये हो गया मेरा रेबिनकार। नेक्स्ट आता है पी, एनपी और एनपीसी, ये तीनों बताने हैं तो इसकी आप डेफिनेशन प्रॉपर लिख देना। फिर है फोर्ड वोल्करसन मेथड टू फाइंड मैक्सिमम फ्लो इन नेटवर्क। इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो आप कि क्या होता है ये मेथड। तो ये चीज भी मैंने बता रखी है, डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ओके, फोर्ड वोल्करसन मेथड में हम क्या करते थे कि फोर्ड वोल्करसन मेथड एक ऐसा मेथड होता था जिसमें कि हम फ्लो प्रॉब्लम, मैक्सिमम फ्लो नेटवर्क में किस तरीके से हम मैक्सिमम फ्लो को करवा सकते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। अब जैसे मान लो मेरे पास 3 पाइप हैं। ठीक है, एक में से जा रहा है 5, एक में से जा रहा है 2 और एक में से जा रहा है मान लो 7। तो इतने ml वाटर जा रहा है, इतना लीटर या फिर ml जो भी यूनिट आपको लेनी है वो वाटर ले लो, और इतने यूनिट वाटर जा रहा है इसमें से पर आवर या फिर पर जितना भी आपको ड्यूरेशन लेना है उसके हिसाब से, इस रेट के हिसाब से इसमें पानी जा रहा है। तो अब मुझे क्या बताना है कि मतलब मैं ऐसा कौन सा इतना कितना पानी इसमें फ्लो करवाऊं कि वो इसमें आराम से चला जाए और मतलब मैक्सिमम कितना पानी मैं इसमें पाइप में नेटवर्क में पूरे नेटवर्क में फ्लो करवाऊं कि यहाँ पर मेरा कोई पाइप बर्स्ट भी ना हो और प्रॉपर तरीके से मेरा पानी भी फ्लो हो। ऐसा नहीं है ना कम रहे ना ज्यादा रहे। ठीक है, तो अब इसमें मैं कितना पास करूंगी, इसमें मैं 2 कर सकती हूँ, 2 लीटर पानी फ्लो करवा सकती हूँ। क्यों, क्योंकि 2 से कम अगर करवाया तो यहाँ पर ये कैपेसिटी फालतू जाएगी, है ना, और अगर 2 से ज्यादा करवाया तो फिर मेरा ये वाला पाइप जो है वो बर्स्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारी फोर्ड वोल्करसन मेथड में सॉल्व होती है। नेक्स्ट है मेरा एक्सप्लेन प्रीफिक्स फंक्शन यूजिंग नोथ मॉरिस प्रेट एल्गोरिथम यूजिंग सुटेबल एग्जांपल। तो प्रीफिक्स फंक्शन क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास कोई पैटर्न है ए बी सी डी ई और मुझे इसमें फाइंड आउट करना है कि सी डी ई कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो मेरा जो ये यहाँ पर आ गया, इसकी मैंने पाई वैल्यूज लिख ली। अब पाई वैल्यूज मान लो मेरी 0 0 1 कुछ भी, मतलब ऐसी मैंने लिख दिया पाई वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो मेरा ई यहाँ पर मैच नहीं हुआ डी से। ठीक है, और यहाँ पर मेरा ये पैटर्न खत्म भी हो गया। तो मैं क्या करूंगी, इसको मैच तो हुआ नहीं है तो मैं क्या करूंगी, इसकी पाई वैल्यू पे आऊंगी। यहाँ पर 1 इंडेक्स लिखा है तो इसका मतलब मैं 1 पर जाऊंगी, जहां पर 1 इंडेक्स है मेरा जे पर। ये जे मानते हैं और हम ये आई मानते थे, तो ये जो जे है तो मैं इसमें आई इंडेक्स पर जाऊंगी और आई इंडेक्स पे जो मेरी हैश वैल्यू है वहां पर मैं जाके उसके एक आगे वाले, क्योंकि हम याद है ना कि हम जे प्लस 1 को चेक करते थे, है ना, आई से जे प्लस 1 को हम चेक करते थे। तो इस तरीके से हम इसको मैच करते हैं। तो ये जो हम पीछे जाके और इसके +1 वाले फंक्शन को मैच कर रहे हैं ना डी से, अब इसको डी से अगर हम इसको मैच करेंगे तो ये मेरा मैच आउट हो जाएगा। तो ये होता है प्रीफिक्स फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एलसीएस। अब ये क्या होता है कि अब ये एलसीएस तो हम इसमें एक क्वेश्चन कर ही चुके हैं तो ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरा डिफरेंशिएट बिटवीन पी एंड पी, एनपी कंप्लीट एंड एनपीआर प्रॉब्लम्स, तो ये भी आता है।
नेक्स्ट है मेरा स्ट्रिंग मैचिंग। क्या होता है कि हम इसमें एक टेस्ट दिया होता है उसमें और एक पैटर्न दिया होता है, उसमें हम अपने पैटर्न को मैच करवाते हैं कि टेस्ट में कहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट मुझे रेबन कार्व यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से हम हैश वैल्यूज का यूज करके अपने पैटर्न को मैच कर सकते हैं इन आवर टेस्ट। फिर है मेरा एक और LCS का, नहीं नहीं नहीं, ओके। फिर नेक्स्ट है मेरा विद द एग्जांपल एक्सप्लेन पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबिलिटी। मतलब हम पॉलिनोमियल टाइम में किस तरीके से अपनी किसी प्रॉब्लम को रिड्यूस कर पा रहे हैं और चेंज कर पा रहे हैं उसके तरीके को, और फिर उसका सोल्यूशन हम दे रहे हैं, तो वो चीज़ होती है हमारी पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा इसका फिर से LCS का एक प्रॉब्लम क्वेश्चन आ गया, तो इसको करके देख लेना। अगर समझ ना आए फील फ्री टू आस्क मी, ओके, मैं समझा दूंगी अच्छे से एकदम डिटेल्ड मैनर में। बाकी नेक्स्ट है मेरा एसिम्प्टोटिक नोटेशन एक्सप्लेन करनी है। ये क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड एग्जांपल। मतलब ये मैंने पूरी वन शॉट में बता रखा है, प्रॉपर एक्सप्लेन करा है ग्राफ के साथ। कौन कौन सी बिग ओ और थीटा और ओमेगा तीनों यहाँ पर हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशंस एक्सप्लेन करनी है। वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस, सब कुछ उसका बताना है। ठीक है। और ग्राफ जो मैंने बताया था और उसका फंक्शन जो लिखवाया था वो चीज भी यहाँ पर बताना है। अच्छे से एक्सप्लेन करके आना, पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें। अगेन NP-hard और NP कंप्लीट क्लासेस क्या होती हैं वो चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। फिर है मेरा मैक्सिमम बाय पार्ट मैचिंग। ये क्या होता है कि मतलब मैं इसमें कोशिश करती हूँ कि मेरा जो टास्क है, जो मेरा जो कोई अगर काम दिया गया है उसको टास्क वो मैक्सिमम तरीके से जल्दी टाइम में कंप्लीट हो, और हर एक जो मेरा L है और ये मान लो लेफ्ट और राइट है, तो यहाँ पर हर एक टास्क, हर एक जो एलिमेंट है, मतलब मान लो 1 2 3 है यहाँ पे और ये बाकी कोई 5 6 7 है, तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर ही रहा होगा और एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। तो ये होता है मैक्सिमम बाइपार्टाइट मैचिंग। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड डिवाइड एंड कॉन्कर। इसको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछ लिया जाता है, बहुत ही ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट आप पढ़ लेना तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको लिखना क्या क्या है, पॉइंट्स कौन कौन से। हमने ये वन शॉट में भी 2 3 बार देख चुका है ना। फिर आता है मेरा वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी लिखनी है तीनों की, नेव की, रेबन कार्व की, KMP की, एंड स्ट्रिंग मैचिंग यूजिंग फाइनाइट ऑटोमेटा। तीनों की मुझे यहाँ पर क्या लिखनी है? वो लिखनी है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये तीनों की हम यहाँ पर वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी तो लिख ही सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा थीटा और बिगो नोटेशन एक्सप्लेन करनी है। तो ये सब आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ग्राफ बना के आना अच्छे से, उसके फंक्शन लिख कर आना और एक एग्जाम्पल के थ्रू आप उसको समझा सकते हो। नेक्स्ट है मेरा 0 1 नेपसेक प्रॉब्लम एक्सप्लेन करनी है। तो 0 1 नेपसेक प्रॉब्लम के हमने बहुत सारे क्वेश्चन अब कर ही लिए हैं। 0 1 नेपसेक प्रॉब्लम होता क्या है? इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि जो मेरा एक नैपसेक दिया होता है उसकी कैपेसिटी, हमें उसमें सामान इस तरीके से रखना होता है कि हमारा जो प्रॉफिट रहे वो मैक्सिमम रहे, है ना। और प्रॉफिट अगर मैक्सिमम रहेगा और इस तरीके से उसमें हमें सामान प्लेस करना है कि मेरा उसकी जो नैपसेक जो बैग है मेरा, उसमें कोई स्पेस खाली भी ना रहे और वो ओवरलोड भी ना हो। तो ये होता है मेरा 0 1 नैपसेक प्रॉब्लम। तो हमने इसमें 2 तरीके के पढ़े थे, एक तो फ्रैक्शनल और 0 1। तो 0 1 में हम मतलब एक या तो हम सामान पूरा उठाएंगे या फिर एक भी सामान नहीं उठाएंगे। तो ये होता है मेरा 0 1 नैपसेक प्रॉब्लम। और इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू, छोटा सा एग्जाम्पल को उठा लेना, जो मैंने वन शॉट में पढ़ाया हो वही उठा लेना और उसका एक्सप्लेन कर देना। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा राइट नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम। इसकी एल्गोरिदम हमें लिखनी है, किस तरीके से हमें अगर कोई पैटर्न दिया हुआ है उसको हम किस तरीके से, जो हम याद है हम शिफ्ट करते थे, शिफ्ट 1 पे नहीं मिला, फिर शिफ्ट 0 से स्टार्ट करते थे, फिर एक एक करके शिफ्ट 1 2 3 इस तरीके से जाते थे जब तक हमारा पूरा पैटर्न हमारे टेस्ट में मैच ना हो जाए। तो उसकी एल्गोरिदम यहाँ पर हमें बतानी है। जैसे याद करो मैंने बताया था कि इफ अगर मेरा जो पैटर्न है उसमें अगर 1 से लेकर M तक है और टेस्ट में मेरा S+1 से शिफ्ट 1 से लेके M तक गया है, तो फिर मेरा क्या मतलब प्रिंट करवाना है कि जहाँ पर मेरा जो पैटर्न है वो फाउंड आउट हो गया इस शिफ्ट पर इन द टेस्ट। ठीक है। तो ये चीज हमको यहाँ पर सॉल्व करनी है, मतलब शो करनी है। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमने पढ़ा था। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता था बिग O ऑफ आई थिंक N-M+1 और M, जहाँ पर N और M हमारा क्या है? N जो है वो मेरी टेस्ट की लेंथ है और जो M है वो मेरा जो पैटर्न हमको दिया गया है उसका लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन क्रूशिकल एंड प्रिंस एल्गोरिथम विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। ये सारे आप डिफरेंशिएट लिख सकते हो और एक एक छोटे से कुछ ये एग्जांपल से उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया मेरा कुछ टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, आई होप यू लव द वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी। मैं अच्छे से पूरा एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और ऑल द बेस्ट।